चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले दिखाते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी से बिल गेट्स की मुलाकात का वीडियो सामने आया। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान में इस्तेमाल हो रही एआई और डिजिटल पेमेंट तकनीक का कमाल दिखाया। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आज विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन रद्द हो गया है। अब 31 मार्च को रामलीला मैदान में जुटने का ऐलान किया गया। बिहार में महागठबंधन की शीट शेयरिंग पे बन गई बात। दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा ऐलान। पूरे उत्तर भारत में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद एहतियात के तौर पर उठाया गया ये कदम। वायुसेना की आसमानी ताकत बढ़ाने वाला नया सिपह सालार तैयार। बेंगलुरु के HAL फैसिलिटी में तेजस MK-1A की पहली सफल उड़ान। और चलिए लंच टाइम में आज सबसे पहले बात और राष्ट्र रक्षा के संकल्प की कर लेते हैं। वायुसेना की ताकत में अब और भी इजाफा होने जा रहा है। देश में बने फाइटर जेट तेजस के एडवांस्ड वर्जन मार्क 1A के पहले एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। LAC यानी मार्क A अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और छोटा मल्टीपर्पज सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए गए 65% से ज्यादा उपकरण देश में ही बने हैं। जल्द ही यह विमान इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा भी बन जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की नई ताकत LCA मार्क 1A। बेंगलुरु के आसमान में दिखा मेड इन इंडिया। नए अवतार में और घातक हुआ लड़ाकू विमान तेजस। यह है तेजस का नया अवतार LCA मार्क 1A यानी तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन। पूरी तरह स्वदेशी और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान जो भारतीय वायुसेना की नई ताकत बनने जा रहा है। इस फाइटर जेट ने बेंगलुरु के आसमान में गुरुवार को पहली सफल उड़ान भरी। उसकी उड़ान में दिखी उसकी ताकत और रफ्तार। LCA तेजस मार्क 1 की सफल उड़ान के बाद भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना को LCA के बाद LCA मार्क 1 की जरूरत है, जो कि ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान है। इसकी मारक क्षमता को देखें तो इस बार HAL ने इसमें एडवांस रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया है। इसके साथ ही हथियारों की मारक क्षमता को देखें तो उसे भी और आधुनिक बनाया गया है, ज्यादा एडवांस बनाया गया है। स्वदेशी लड़ाकू विमान बनाने की प्रक्रिया में तेजस को लगातार अपग्रेड किया गया है। वायुसेना के पास पहले से LCA तेजस और LCA मार्क 1 मौजूद है। अब LCA 1A भी आ रहा है, जिसमें तेजस के मुकाबले कहीं ज्यादा फीचर्स हैं। हालांकि LCA मार्क 1A पिछले वेरिएंट से थोड़ा हल्का है, लेकिन यह आकार में उतना ही बड़ा है। यानी इसकी लंबाई 43.4 फीट और ऊंचाई 14.5 फीट है। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। और तो और ये 50,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक भी जा सकता है। साथ ही इस फाइटर जेट में कुल 9 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें घातक मिसाइलें और बम लगा सकते हैं। LCA मार्क 1A में कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे और ज्यादा ताकतवर और घातक बनाता है। इसमें AESA रडार लगा है, जिसकी रेंज तेजस से ज्यादा है और ये जैमिंग को बेहतर तरीके से रोकता है। इसमें अपग्रेडेड रडार वार्निंग रिसीवर सिस्टम है। इसमें भी मिड एयर रिफ्यूलिंग की क्षमता है। तेजस की तुलना में इसमें 40 सुधार किए गए हैं, जिसकी वजह से इसका मेंटेनेंस आसान हो जाएगा। LCA मार्क 1A अपनी श्रेणी का सबसे हल्का और छोटा मल्टीपर्पज सुपरसोनिक फाइटर प्लेन है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें इस्तेमाल किए गए 65% से ज्यादा उपकरण देश में ही बने हैं। इतना ही नहीं, तेजस का ये नया अवतार हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने के लिए भी सबसे बेहतर बताया जा रहा है। ये सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये सुपरसोनिक स्पीड क्रॉस कर सकता है बड़े आराम से। मैक 1.4, 1.5 तक जा सकता है। और ये कई तरह के वेपन्स ले जा सकता है। एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड,
बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स, और इसके अंदर प्रावधान लगे हुए हैं दुश्मन को हवा में पकड़ने के रडार्स वो लगे हैं। अगर दुश्मन इस पे हमला कर रहा है तो इसके ऊपर रडार लगा है जो वार्निंग दे देगा, रडार वार्निंग लगा है। गुरुवार को LCA मार्क 1A की सफल उड़ान के बाद माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक वायुसेना को पहला LCA मार्क 1A विमान सौंपा जा सकता है, जिसे पाकिस्तान सरहद के नजदीक बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात किए जाने की तैयारी है। मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना अपनी ताकत में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। मेड इन इंडिया के तहत सेना देशी हथियारों और सैन्य उपकरणों से मजबूत हो रही है, उन्हें अपग्रेड कर रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हमेशा मुस्तैद रहे। इसी कड़ी में भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड ने एक सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया, जिसमें एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम की ताकत को परखा गया। भविष्य में होने वाली जंग के लिए ये एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम काफी अहम साबित हो सकता है, क्योंकि ये स्वॉर्म ड्रोन समेत एरियल टारगेट को हवा में पहचान कर उनके परखच्चे उड़ा सकता है। वेस्टर्न एयर कमांड ने इसी युद्धाभ्यास का ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल X पे पोस्ट किया है। वीडियो में देख सकते हैं कैसे एक एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम के जरिए कई सारे एरियल टारगेट को हवा में ही ध्वस्त किया जा सकता है। और चलिए अब बात उस सैनिक की जिसने आसमान में शौर्य की नई इबारत लिखी है। लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी ने 14,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। बड़ी बात देखने वाली यह है कि अवनीश वाजपेयी ने आसमान में ये शौर्य गाथा कृत्रिम पैर लगाकर लिखी है। कई साल पहले एक सैन्य ऑपरेशन में उन्होंने अपने पैर गंवा दिए थे और भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनके संकल्प, उनके साहस से भरी अल जर्नी की तस्वीर भी पोस्ट कर उनकी सराहना की है। जोश और जज्बे से भरपूर ये तस्वीर उस शख्स की है जिसने जाबाजी की एक नई मिसाल कायम की है। चौदह 14,000 फीट की ऊंचाई पर पराक्रम का प्रमाण दिया है। लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी ने एक बार फिर साबित किया है कि उनके हौसले आसमानी हैं। एक ऑपरेशन के दौरान अपना एक पैर खोने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी ने मंगलवार को 14,000 फीट से स्काई डाइविंग किया। बड़ी बात यह है कि अवनीश वाजपेयी ने आसमान में ये शौर्य गाथा कृत्रिम पैर लगाकर लिखी है। तमाम चुनौतियों, तमाम बाधाओं को पार कर अपने संकल्प और साहस से ये कीर्तिमान रचा है। भारतीय सेना ने आधिकारिक X हैंडल से लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी के पराक्रम की तस्वीरें साझा की है। साझा की गई तस्वीरें लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी की उल्लेखनीय यात्रा को दिखाती है, जिसमें हेलीकॉप्टर के अंदर तैयारी करने से लेकर साथी देशभक्तों के साथ उनके सामने खड़े होने तक की उल्लेखनीय यात्रा शामिल है। वीडियो में इस सच्चे योद्धा की ट्रेनिंग की पूरी जर्नी दिखाई गई है। भारतीय सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी के साहस को सलाम करते हुए X पर लिखा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल अवनीश वाजपेयी एक बहादुर और सच्चे योद्धा हैं, जिन्होंने एक ऑपरेशन में अपना अंग गंवा दिया, लेकिन एक नई और बड़ी चुनौती को स्वीकार कर विजय हुए। अवनीश ने एक कृत्रिम अंग के साथ पटिंडा एयरबेस पर 17,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। ये उपलब्धि उनकी मानवीय भावना, लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रमाण है। रिपोर्ट के मुताबिक अवनीश वाजपेयी ने 2007 में पंजाब में गोलीबारी के दौरान एक ग्रेनेड ब्लास्ट में अपने पैर गंवा दिए थे, लेकिन साहस से कभी समझौता नहीं किया और इस बात को अवनीश वाजपेयी ने 2015 में 42 किलोमीटर लंबे फुल मुंबई मैराथन को जीतकर साबित कर दिया था। और अब 14,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि एक सच्चा सैनिक चुनौतियों का डटकर सामना करता है, वो कभी हार नहीं मान सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
प्रधानमंत्री मोदी की बिल गेट्स से मुलाकात का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों के बीच बेहतरीन केमिस्ट्री दिखी। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच AI से बदलती दुनिया की तकनीक, शिक्षा और भारत में डिजिटल पेमेंट पे खास बातचीत हुई। वहीं बिल गेट्स ने भी वैश्विक स्तर पे टेक्नोलॉजी के विकास में भारतीयों के योगदान की बात की। आइए आपको दिखाते हैं एक खास बातचीत। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुए, फर्स्ट सेकंड, हम पीछे रह गए क्योंकि हम गुलाम थे। ये चौथा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है जिसमें डिजिटल एलिमेंट सबसे बड़ा है और भारत इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just keeps richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रिटेशन की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगमम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा। देखिए, करीब 45 मिनट तक चली इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने बिल गेट्स को शानदार तोहफे भी दिए और इसके साथ ही ये संदेश भी दिया कि भारत न केवल तकनीक और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्वदेशी विरासत को भी सहेजने में भारत पीछे नहीं है। पीएम मोदी के साथ बिल गेट्स की ये मुलाकात यादगार बन गई, खास तौर से न केवल इस मायने में कि पीएम ने गेट्स को न केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी और AI जैसे मुद्दों पर अपने विजन की जानकारी दी, बल्कि इसलिए भी कि मोदी ने बिल गेट्स को भारत में स्वदेशी सामानों के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए चल रही वोकल फॉर लोकल और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मुहिम से रूबरू करवाया। इस सिलसिले में पीएम मोदी ने बिल गेट्स को कई खास तोहफे दिए और उनकी खासियत के बारे में बताया। तमिलनाडु में टूटीकोटी, वहां पर ये मोती बनाते हैं और एक प्रकार से पर्ल सिटी के रूप में जाना जाता है। बहुत बड़ा काम वहां के फिशरमैन करते हैं। मैं गया था, मैंने सोचा आज आपको ये दिखाऊंगा भी और आपके लिए ले जाऊंगा। भारत में वैसे टेराकोटा एक बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन ये तमिलनाडु का आर्ट है। ये बहुत पॉपुलर होता है, मंदिरों में रहता है, घरों में भी रहता है, पूजा के लिए भी इसी प्रकार की विशेष चीजें बनाते हैं वहाँ। ये है पश्मीना स्क्राफ है और ये हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर है कश्मीर में। ये
केसर है, ये भी कश्मीर का है। सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है और दूसरा मेरा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाओ, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं। ये दार्जिलिंग चाय है, ये नीलगिरी चाय, और मैंने देखा आपने चाय पे चर्चा की। That was fun. Yeah. और ये सारी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है आजकल। तो मैं चाहूंगा ये सब आपको, मेरी यादें आपके साथ रहें। Yeah, you're very generous. I look forward to that. It'll remind me of that. इससे पहले बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को न्यूट्रिशन पर किताबों का एक सेट भेंट किया। These are some nutrition books. Finally, we're making progress on nutrition. Yes. Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां से श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज आई है। रामनवमी पे रामलला के दर्शन 24 घंटे होंगे, क्योंकि प्रशासन का अनुमान है कि रामनवमी पे इस बार अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने वाली है। अनुमान है कि इस बार 25 से 30 लाख श्रद्धालु रामनवमी पे बालक राम के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अयोध्या के नए भव्य मंदिर में बालक राम पहली बार मनाएंगे अपना जन्मोत्सव। ऐसे में राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। मंदिर में जब से रामलला विराजे हैं, उनकी मनोहर छवि निहारने के लिए, उनके दर्शन के लिए अब तक लाखों भक्त दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन अब जबकि मौका रामनवमी का है, रामलला के जन्मोत्सव का है, तो उनके दिव्य दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ना स्वाभाविक ही है। ऐसे में प्रशासन व्यवस्था चाक चौबंद करने में जुट गया है। रामलला के भक्तों को बालक राम के दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कोशिश यही कि उनके दरबार में आकर कोई खाली न लौटे। लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आमद को देखते हुए 15 अप्रैल से 17 अप्रैल तक श्री राम मंदिर को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया गया है। दिन हो या रात, आरती हो या फिर भोग, हर समय राम भक्त अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। अनुमान तो हम लोग 10 से 15 लाख भी कर रहे हैं, लेकिन ये फिगर जो एक्चुअल फिगर है वो बाद में ही पता चल पाएगी रामनवमी के बाद। लेकिन हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि ये मंदिर हम 24/7 खोले, केवल भोग के समय जो बंद रहेगा, बट उसके अलावा आरती के समय भी खुला रहेगा और 24/7 रहेगा। तो उससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु हमारे दर्शन करेंगे। रामनवमी की तैयारियों का जायजा लेने खुद डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र अयोध्या पहुंचे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि रामनवमी के पहले सप्तमी यानी 15 अप्रैल से ही राम मंदिर 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और ये व्यवस्था 17 अप्रैल तक रहेगी, जिससे अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकें। इस बात पर भी सहमति बनी कि अगर जरूरत हुई तो रामनवमी के अगले दिन यानी 18 अप्रैल को भी श्री राम मंदिर को 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी मनाई जाएगी, राम का जन्मोत्सव, और इसके लिए अयोध्या में 9 अप्रैल से ही भक्तों का मेला शुरू हो जाएगा। उससे पहले आई ये खबर राम भक्तों को सुकून देने वाली है। बनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर हैं। बात केदारनाथ धाम की करें तो वहां हेलीपैड तक बर्फ हटाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं बड़ी संख्या में मजदूर यात्रा के पैदल मार्ग से बर्फ को साफ करने के काम में जुट गए हैं। उम्मीद यही है कि अगले 2 दिनों के अंदर मंदिर परिसर तक बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि बर्फ हटाए जाने के बाद ही घोड़े और खच्चरों से जरूरी चीजें मंदिर परिसर तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही तभी बंद पड़े विकास के काम भी शुरू कर दिए जाएंगे। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम 4 मार्च को शुरू हुआ था। रामबाड़ा से छोटी चिंचोली और बड़ी चिंचोली समेत कई जगहों पर तो 50 से 80 फीट तक की लंबाई और 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक बर्फ के पहाड़ बने हुए थे, मगर मजदूरों ने मिलकर सारी बर्फ को काटकर किनारे कर दिया।
रामबाड़ा से श्री केदारनाथ धाम के बीच 5 से 6 स्थानों पर ग्लेशियर आने से व पैदल मार्ग पर 3 से 4 फीट बर्फ गिर जाने से रास्ता अवरुद्ध हो गया था। श्री केदारनाथ धाम मास्टर प्लान व श्री केदारनाथ धाम यात्रा के दृष्टिगत मार्ग को सुचारू किया जाना आवश्यक था, जिस हेतु लोनी उत्काशी द्वारा 100 मजदूरों की टीम को डिप्लॉय किया गया, जिसमें मजदूरों द्वारा ग्लेशियर काटकर लगभग 10 से 12 फीट की हाइट ग्लेशियर काटकर रास्ता बनाया गया। वर्तमान में रास्ता बनाते हुए टीम श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। वहां पे बर्फ हटाने का कार्य प्रगति पर है और अभी भी श्री केदारनाथ धाम में लगभग 2 से 3 फीट का बर्फ पड़ी हुई है, जिसको हटाने का काम मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। बात अब रंग पंचमी की। कल यानी शनिवार को रंग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। होली के बाद पंचमी तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंग पंचमी पे गैर यात्रा निकाली जाती है। ये इंदौर की संस्कृति और परंपरा का विशेष हिस्सा है। इसी यात्रा के सिलसिले में इंदौर में अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें यात्रा के रूट और दूसरे इंतजामों पर चर्चा हुई। यात्रा रूट पे कुछ ऐसे मकानों की पहचान की गई है जिन पर चढ़कर लोग यात्रा को देख सकते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु इंदौर पहुंचते हैं। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए इसमें नजर रखी जाएगी। हमारी गैर हमेशा आज 75वां वर्ष है हमारी गैर का यूनेस्को में शामिल कराने की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रशासन इस ओर अग्रसर है और कई जगह उन्हें चिन्हित निशान करे हैं जहां पर कुछ पर्यटक या कुछ लोग बैठ के देखेंगे और जो उसके नॉर्म्स होते हैं यूनेस्को के, उस नॉर्म्स के अंतर्गत हमको ये सुझाव दिया गया है कि आपकी गियर भी उसी अनुरूप निकले। हमारा भी ये प्रयास है और इंदौर के लिए भी गौरव का विषय है। और चलिए अब खबर शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले लोगों के लिए आई है। दिल्ली के मशहूर श्री राम भारतीय कला केंद्र में शास्त्रीय संगीत पर आधारित वार्षिक उत्सव श्री राम शंकर लाल संगीत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव का आज आखिरी दिन है। पिछले 2 दिनों से श्री राम सेंटर में सुर संगीत की लहर बह रही है। इस महोत्सव में शास्त्रीय संगीत के जाने माने कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। कल इसी कड़ी में मंजरी अस्नारे ने शास्त्रीय गायन किया, जबकि एन राजम और संगीता शंकर ने वायलिन की बेहद शानदार प्रस्तुति यहां पर पेश की। लोगों को मालूम हो कि क्लासिकल म्यूजिक क्या है, अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे काफी लोग आएंगे, ऐसे नहीं है कि बाहर खड़े रहेंगे। ये कार्यक्रम जो है दिल्ली का बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध कार्यक्रम है, शंकरलाल फेस्टिवल। और इसमें बजाने के लिए सभी कलाकार बहुत ही आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। तो हम भी वी आर वेरी वेरी हैप्पी टू बी परफॉर्मिंग हियर। इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्लेजर टू बी परफॉर्मिंग हियर टुडे। हमारे फैमिली में पिछले 8 पीढ़ियों से ये वाद्य चला आ रहा है। तो हमारे जो फैमिली है इस वाद्य के प्रति एक विशेष योगदान है। और अब आपको दक्षिण भारत से आए उत्सव की खास तस्वीरें दिखाते हैं। हुबली में होली का जश्न बरकरार है। यहाँ पर्व को उत्सव के तौर पे मनाया जा रहा है। इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं और करीब 47 से ज्यादा पारंपरिक संगीत बैंड्स ने हुबली जगलगी हब्बा 2024 में हिस्सा लिया। इस समारोह में ज्यादातर लोग कलाकार होते हैं। और चलिए अब बात चुनावी मैदान में बॉलीवुड सितारों की कर लेते हैं। हाल ही में कंगना को बीजेपी ने चुनाव में उतारा। अब महाराष्ट्र में एक्टर गोविंदा ने एकनाथ शिंदे का हाथ थाम लिया है। राजनीति में गोविंदा ने एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के साथ कमबैक किया, तो लगे हाथों उन्हें लोकसभा की लड़ाई के लिए भी मैदान में उतारा जा सकता है। चुनाव का जमाना है और जनता को मनाना है। इसी नारे के साथ सभी नेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक दी है। कहीं उम्मीदवार अचानक जनता से मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, तो कहीं नेता की दीवानगी जनता खुद ही प्रचार की बीड़ा उठाए दर दर घूम रही है। चुनावी इंद्रधनुष में हर तरह का रंग देखने को मिल रहा है। ऐसे ही कुछ चुनावी कलाकारों से आपको मिलवाते हैं जिनका अंदाज जनता को खूब भा रहा है। चुनावी मौसम बड़ा जादुई भी होता है।
हर तरफ से अच्छी अच्छी खबरें सुनाई देने लगती हैं। जनता को राहत जैसा महसूस होने लगता है। चुनावों की पूरी पिक्चर तो नतीजों के बाद देखने को मिलती है, लेकिन अतरंगी भारत के सतरंगी चुनावों का ट्रेलर चुनावी प्रचार में चारों तरफ नजर आता है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे अनोखे प्रचार की तस्वीरें सामने आती हैं, जो कभी बहुत रंगीन होती हैं तो कभी हैरत में डाल देती हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं जयपुर से, जहां प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के मिशन को सार्थक बनाने के लिए दो दोस्तों की जोड़ी देश भर की साइकिल यात्रा पर निकली है। ये दो दोस्त हैं जयपुर के रहने वाले अतुल चतुर्वेदी और मनोज शर्मा, जो मोदी जी के दीवाने हैं और भारत संकल्प यात्रा पर निकले हैं। इनका मिशन है शहर शहर जाना और मोदी के समर्थन में जन समर्थन जुटाना। एडवोकेट अतुल चतुर्वेदी मेरा नाम है, राजस्थान हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरे साथी हैं मनोज जी शर्मा। हम दोनों ने आज जयपुर से और रामेश्वरम तक की यात्रा का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य का मोटिव जो है वो ये है कि मोदी जी के विचारों से हम प्रभावित हैं। मोदी जी ने जो बोला है कि अब की बार 400 पार, तो उनको 400 पार करवाने के लिए हम यहाँ से जयपुर से विभिन्न प्रांतों में, जिलों में, शहरों में, ग्रामों में, ढाणियों में होते हुए उनके समर्थन में जन समर्थन का आह्वान करते हुए कि अब की बार वो 400 को पार करें, इसके लिए सबको जन जागृति फैलाते हुए हम ये यात्रा निकालेंगे। ये दोनों ही दोस्त नरेंद्र मोदी की विचारधारा और उनकी सरकार द्वारा किए कामों से इस कदर प्रभावित हैं कि धूप आंधी बारिश की चिंता किए बिना ये साइकिल पर खुद ही मोदी प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। सर, लोकसभा चुनाव से पहले शायद ये यात्रा पूरी हो जाएगी और हम भारत के करीबन 5 से 7 राज्यों के होते हुए निकलेंगे। एमपी है, महाराष्ट्र है, इधर तमिलनाडु, बेंगलोर वगैरह, और फिर लास्ट में रामेश्वरम तक हम जाएंगे। जहां एक और जयपुर के ये दो दोस्त पीएम मोदी के समर्थन में निकले हैं, वहीं जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास प्रधानमंत्री मोदी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए खुद अपने प्रचार का बीड़ा उठाए हुए हैं। इन साहब का एक वीडियो सामने आया है, जहां ये चाय की चुस्कियों के साथ न सिर्फ जनता का हाल जान रहे हैं, बल्कि अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप वोट डालने जाएं तो चुनाव निशान के साथ कैंडिडेट का नाम जरूर देखें और कैंडिडेट का भी आकलन करें। जो भी काम है वो सिर्फ हमारी सरकार के, कांग्रेस की गहलोत सरकार के समय के चल रहे हैं। और आप सबसे मेरी विनती है कि आप सब जितने भी लोग हैं, आप सबसे विनती करना है, आप सब हमारी मदद करें। जरा इस चाय की टपरी पर भी गौर करें। ये वही चाय की टपरी है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को चाय पिलाई थी, जिसके बाद देश भर में साहू चाय मशहूर हो गई। अब खाचरियावास इसी साहू चाय वाले को चुनाव में भराने की कोशिश में है। इतना ही नहीं, वो सुबह से ही प्रचार के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं और कहीं मंदिरों में पूजा करके तो कहीं पार्क में अचानक लोगों के बीच पहुंचकर वोट अपील में जुटे हैं। जयपुर में जहां प्रचार का अजब गजब रंग देखने को मिला, तो अब एक नजर जबलपुर की रथ यात्रा पर डालिए। ये कोई आम तांगा नहीं है, बल्कि इस तांगे पर सवार हैं जबलपुर के एक निर्दलीय प्रत्याशी जो नामांकन भरने चले हैं। तांगे पर सवार, आंखों पर काला चश्मा चढ़ाए ये हैं स्टैनली लुइस, जो अपनी पत्नी शशि तलालूस को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भराने पहुंचे थे। बात इतनी होती तब भी ठीक था। जब इन महाशय से इस अतरंगी नामांकन के बारे में पूछा गया तो ये श्रीमान बोल बच्चन कुछ ऐसा कह गए जिसने हर किसी को हक्का बक्का कर दिया। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ एशिया यूएसए का प्रेसिडेंट हूँ और मेरी पत्नी शशि स्टेला लुइस वाइस प्रेसिडेंट है और मैं जबलपुर से लोकसभा का प्रत्याशी का चुनाव अपनी पत्नी श्रीमती शशि स्टेला लुइस को लड़वा रहा हूँ। चुनाव जीतने पर, जबलपुर का चुनाव जीतने पर जबलपुर के हर वोटर को $20,000 दिए जाएंगे। यानी चाहे कोर्ट लगातार राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को लोक लुभावने वादे करने पर चेतावनी दे रही है, वहाँ ये महाशय रुपए ही नहीं सीधा डॉलर्स में बात कर रहे हैं। हालांकि नामांकन के लिए इतने तामझाम भरे जुलूस के बावजूद दोनों मियां बीबी बिना नामांकन दाखिल के लौट आए, लेकिन इनका अंदाज देखकर हर कोई हैरान था। जबलपुर से धीरज शाह और जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव के महापर्व ने दस्तक दे दी है। देश के इस मिशन इलेक्शन में शहर शहर, गांव गांव वोटर्स को शामिल और जागरूक करने की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के व्यापारियों ने लोगों को जागरूक करने का शानदार बीड़ा उठाया है।
वो न सिर्फ लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत ये घोषणा कर दी है कि प्रदेश भर में मतदान का निशान दिखाने पर कई स्टोर्स में डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। सोना, चांदी, अन्य कीमती सामान को छोड़कर ये डिस्काउंट गारमेंट्स और दूसरे सामान पर लागू होगा। व्यापारियों का मानना है कि जब होली, दिवाली या किसी भी त्योहार पर डिस्काउंट दिया जाता है तो लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनाव में ऐसा क्यों ना हो। देख रहे हैं कि ये जो पदाधिकारी हैं आदर्श व्यापार मंडल के, ये अलग अलग दुकानों पर जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि व्यापारी वर्ग को ही प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत सारी स्कीम्स भी चला रहे हैं। क्या है? हम लोगों ने ये भी तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारे आदर्श व्यापार मंडल पदाधिकारी हैं, वो अपनी दुकानों पर जो लोग वोट देकर के आएंगे और अपना निशान दिखाएंगे, वोट का निशान दिखाएंगे, तो उनको 3% से लेकर के 15% तक का डिस्काउंट अलग अलग प्रोडक्ट पे दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग वोट देने के लिए प्रेरित हो। और आदर्श व्यापार मंडल इस मुहिम को पूरे प्रदेश में चला रहा है। इस बार का लोकसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। विस्थापित कश्मीरी पंडित अब मतदान कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने देश भर में खास इंतजाम किए हैं। देश भर में करीब 26 पोलिंग स्टेशन पे कश्मीरी पंडित जाकर घाटी में अपनी लोकसभा सीट के लिए वोट डाल सकेंगे। इस सबके साथ इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वोटिंग राइट्स के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या खास इंतजाम किए हैं, इस पर हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट ने असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर रियाज अहमद से खास बातचीत की। चुनाव आयोग ने हर बार की तरह ये व्यवस्था रखी है कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जम्मू में रहते हैं, उधमपुर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, उनके लिए विशेष चुनाव केंद्र जो है बनाए जाएंगे, जहां पर वो वोट डाल सकेंगे कश्मीर घाटी के लोकसभा सीटों के लिए। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिनको कि खास तौर पर इसी चीज के लिए जो है नियुक्त किया गया है कि वो कश्मीरी पंडित समुदाय जो विस्थापित हैं, उनके जो वोट हैं वो कैसे वो ज्यादा से ज्यादा वोट डाल सकें। फिजिकल वोटिंग के लिए तो स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किए हैं, वो 21 पोलिंग स्टेशन हमारे पास यहाँ जम्मू में है, एक स्पेशल पोलिंग स्टेशन है हमारे पास उधमपुर में, और इसके अलावा 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन जो है वो माइग्रेंट्स के लिए दिल्ली में एस्टेब्लिश किए गए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 26, 21 जम्मू में, 1 उधमपुर में और 4 दिल्ली में। 4 दिल्ली में, यस बिल्कुल 26 पोलिंग स्टेशन है। इसके अलावा एज यू ऑलरेडी नो कि जो हमारे माइग्रेंट वोटर्स हैं ये स्कैटर्ड है ऑल ओवर इंडिया, तो कुछ लोग फिजिकल वोटिंग नहीं भी कर पाते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोविजन रखा है पोस्टल बैलेट फैसिलिटी, जो कि फॉर्म 12C की फॉर्म में इनको एक इंटीमेशन देना पड़ता है, देन जो भी पोस्टल बैलेट का प्रोसेस होता है वो फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, हम चरणबद्ध तरीके से आपसे समझेंगे कि मान लीजिए विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय का कोई सदस्य है, वो घर में बैठा हुआ है, अगर उसे वोट डालना है तो उसे क्या जो औपचारिकता है वो पूरी करनी होगी, जरा हमें पूरी जानकारी दीजिए। देखो, अगर वो घर में बैठा है, अगर वो जम्मू, दिल्ली या उधमपुर एरिया में है, तो वो नियर बाय जो हमारा कैंप ऑफिस है वहां जा सकता है। वहां से फॉर्म M अगर फिजिकल वोटिंग करनी है, या फॉर्म 12C अगर पोस्टल बैलेट के लिए करना है, तो वहां से वो लेके फॉर्म फिल करके वहां सबमिट कर सकता है। लेकिन इसके अलावा कोई अगर मुंबई में है, पुणे में है या किसी और पार्ट में है कंट्री के, तो वो थ्रू ऑनलाइन NVSP पोर्टल जो हमारा nvsp.in पे जाके जो डाउनलोड कर सकता है फॉर्म M और फॉर्म 12C। आफ्टर डाउनलोडिंग उसको वो फॉर्म फिल करना है, और जो उसका नियर बाय जो उसके एरिया ऑफ रेजिडेंस में ERO है उसको फर्दर वेरीफाई करवाना है उससे। जो वेरिफिकेशन के बाद वो फॉर्म सबमिट करेगा ERO नेट पे, जो ऑटोमेटिकली जो हमारे पोर्टल पे होगा वो आ जाएगा। देन उसको फर्दर प्रोसेसिंग जो होगी वो हम करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अब से थोड़ी ही देर पहले कंगना रनौत ने मंडी में पहला रोड शो किया। रोड शो के दौरान कंगना रनौत पर फूल बरसाए गए और जय श्री राम की गूंज भी सुनाई दी। रोड शो में भारी भीड़ को देखकर कंगना भी काफी खुश नजर आई। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। देख सकते हैं कि क्या भीड़ उमड़ी है, कितने लोग आए हैं और कितने लोग जो है वो गर्वित हैं कि मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि डेवलपमेंट जो है वो हमारा मेन जो मुद्दा है बीजेपी का, और बाकी जो हमारी बीजेपी की जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे जो लीडर हैं, वो हमें जिस तरह से गाइड करेंगे उस डायरेक्शन में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।
लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति का विचार। डालते हैं नजर आज के विचार पर। चाणक्य ने कहा है, भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। उम्मीद करते हैं खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। और चलिए इस वादे के साथ छोड़ जाते हैं। मुलाकात होगी सोमवार को लंच टाइम में। आप सभी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिए। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।